वहीं सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि हलफनामा जब आपने दाखिल किया उससे पहले वो मीडिया में सार्वजनिक किस तरीके से हो गया, हलफनामा हमसे पहले मीडिया में कैसे सार्वजनिक हुआ। हलफनामे पर विचार करने के बाद अब गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे पर विचार करने के बाद गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई आज भी जारी रही। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा हमारे पास आने से पहले हमसे पहले मीडिया में कैसे लीक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर आज भी लगातार सुनवाई चल रही है और इसमें बाकायदा केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि गुरुवार को हम आपका हलफनामा पढ़ने के बाद आगे की सुनवाई करेंगे, लेकिन हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया और हलफनामा मीडिया में कैसे सार्वजनिक हो गया। राजूराज हमारे साथ मौजूद है। राजूराज, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए सचिन, सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। सो मोटो ले गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज उसी कड़ी में सुनवाई होनी थी ऑक्सीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा देकर जवाब मांगा था। जो हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था उसको जब कोर्ट में सबमिट किया तो उसके बाद जो जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि जो हलफनामा आपने दायर किया है वो मीडिया में पहले से ही सामने आ चुका है, मीडिया में आ गया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि हमने यह हलफनामा कई राज्यों को में भेजा था, हो सकता है वहां से ये गड़बड़ी हुई। उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस हलफनामा को पढ़ेंगे और उसके बाद ही आगे इस पर अपना जवाब देंगे और इस पूरे मामले की सुनवाई अब गुरुवार की होगी। तो कई याचिकाएं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। आज ऑक्सीजन किल्लत को लेकर सुनवाई चल रही थी। उसी के दौरान हलफनामा जो लीक हुआ है कोर्ट में आने से पहले मीडिया में कैसे सार्वजनिक हुई, इसका जवाब मांगा गया था। इसी का जवाब देते हुए ये भी बताया गया कि अलग अलग राज्यों में ये दिया गया था और अलग अलग राज्यों से हो सकता है उस स्तर पर ये गड़बड़ी हुई हो। तो इसको लेकर अब गुरुवार को सुनवाई होनी है। देखना होगा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है केंद्र सरकार को इस हलफनामे के जवाब को लेकर। सचिन। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी पहले लगातार कह रही थी उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार से बाकायदा पूछा गया था। आज क्या कहना था, सुनते हैं। मुझे लगता है फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज़ कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है, तो वो क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। तो अब दिल्ली सरकार का ये कहना कि ऑक्सीजन जितनी मिल रही है राजू वो पर्याप्त है और अब कमी नहीं है, इससे कैसे अब इस स्टैंड को देखा जाए? देखिए सचिन, लगातार हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर तमाम जो जज हैं, कोर्ट हैं, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को, दोनों को जवाब मांगते रहे, उनको लताड़ा है। ऑक्सीजन जहां दिल्ली में 700 मैट्रिक टन हर रोज ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र से मांगा गया था और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन जो डिमांड थी उनकी वो फुलफिल नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट करके कि उन्हें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गया है और लगातार चल रहा है, दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं। जो ऑक्सीजन की किल्लत हम पिछले हफ्ते या 2 से 4 दिन पहले देखते तो निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में ये भी कहा था कि ऑडिट की ज़रूरत है कि जो ऑक्सीजन केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में जा रहा है आखिर क्या वजह है कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक टीम बनाने की टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसमें ये बात भी कही गई थी कि आपको मॉनिटर करना होगा कि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, कालाबाजारी कैसे रोका जा सकता है। तो हो सकता है कि अभी जो बेड की संख्या
संख्या है या फिर ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं मरीजों की संख्या घटी है, इस वजह से जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को मिलना चाहिए था वो मिल पा रहा है। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो इनका कोटा था वो कोटा मिल रहा था, इस वजह से ये मनीष सिसोदिया का बयान आया। निश्चित तौर पर ये दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत थी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ कम होती नजर आ रही। इस बीच हमने ये भी देखा कि तमाम जहां ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर है, उसको बंद करके दिल्ली सरकार खुद अपने हाथ में लिया और अलग अलग सेंटर बनाए जहां पर लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल पाए। और लेकिन ये तो केंद्र चलिए, सरकार दिल्ली में की तरफ तो से सुप्रीम जो कोर्ट या ऑक्सीजन हाई कोर्ट में सप्लाई सुनवाई चल रही है, दी बाकी जानी जगहों का क्या या देश के बाकी हिस्सों का क्या, वो भी अब तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं दिखनी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राजूराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्पताल में बेड नहीं है, लगातार उसकी भी किल्लत है। इस बीच एक ऐसी महिला है जो कैंसर पीड़ित होने के बावजूद कोविड मरीजों को मदद भी पहुंचाती है। रिपोर्ट देखिए। देश के राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर से मिलवाते हैं जो लगातार कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवा रही है और इसी के साथ में जो डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको शमशान घाट भी लेकर आती हैं। और ये जो महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है इनका नाम है ट्विंकल कालिया, जिनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से उनको सम्मान भी मिल चुका है। इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे आप पूरा काम कर रही हैं और अब तक कितने जो कोविड मरीज हैं उनकी मदद कर चुकी हैं, उनको अस्पताल पहुंचा चुकी हैं? 100 से अबव अभी तक कोविड पेशेंट्स को हम लोग अभी इसी दौरान इस बारी लॉकडाउन में शिफ्ट कर चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोगों का क्रिमिनेशन करवा चुके हैं, जिनके घर वालों ने बोल दिया था कि हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। मैडम, आप ही आइएगा, अपने साथ कुछ लोगों को लेके आइएगा जो बॉडी उठाएं और संस्कार करा के वीडियो हमें भेज दीजिएगा। और शिफ्टिंग का किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या सिटी के लिए लेके जाना है, उसमें भी हम पूरी मदद कर रहे हैं। जी 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 जी। और मैम, दिन भर में कितनी आपको ऐसी कॉल आ रही हैं और सबसे बुरा वक्त है इस वक्त का जो कि लगातार कोविड फैल रहा है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख रही हैं और फिर लोगों की मदद कर रही हैं? ये तो प्रभु की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि कहीं से शक्ति आती है और हम लोग चल पड़ते हैं। बाकी पीपीए किट द्वारा सैनिटाइज करके, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते मैं ये सेवा दे रही हूँ। महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि अपने परिवार को, एक महिला अगर ठान ले तो हर सब कुछ कर सकती है। अपने परिवार को आप अपने घर में सुरक्षित रखिए, कम से कम बाहर भेजिए। और दूसरा, अब ये जो तीसरा चरण आने वाला है जो कि बच्चों के लिए बहुत घातक है, तो ये कल से जब से मुझे पता चला कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होने वाला है, तब से मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि ये वाले चरण को हम ना फैलने दें। इस कोविड को जो है यहीं पे ख़त्म हो जाए, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करे, पर उसमें हमारा पूरा सबका सहयोग चाहिए। और अब कोविड मरीजों के लिए एक अच्छी खबर हम देते हैं जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से आई है। अब की बार कोविड मरीजों को आयुष 64 दवा का वितरण किया जा रहा है, वो भी बिना किसी दाम के, बिना लक्षण के मरीजों को, जो असिम्प्टोमेटिक हैं उन मरीजों को ये काफ़ी कारगर हो रही है। इस कारण से निःशुल्क वितरण इसका किया जा रहा है। वरुण की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से चल रही इस जंग में अब आयुर्वेद भी सामने आया है और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उन पर भी लोग भरोसा कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ आयुष 64 को अब कोरोना से लड़ने के लिए सामने लेकर आए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ईश्वर जी हैं, डायरेक्टर यहाँ पर। सर, अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ट्रायल सब पूरे हो चुके हैं, किस तरह से मददगार होने वाली है ये आयुर्वेदिक दवाई अब कोविड पेशेंट्स के लिए? आयुष मंत्रालय के जो रिसर्च काउंसिल है, CCRAS है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वो CSIR और ICMR के विज्ञानियों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनी थी। सो वहाँ इन लोगों ने बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल करके ये आयुष 64 को अपडेट करके एकदम आज लाया है। इसमें क्या है कि आजकल आप जानते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तुरंत 3-4 दिन के बाद ऑक्सीजन और हॉस्पिटल ICU, इसलिए वो दबाव बढ़ रही है और बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमें पता चला कि थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स है, तब ये दवाई करने से वो बिल्कुल उसको रोकथाम में बहुत मददगार होती है। इसलिए इसका ट्रायल में बताया गया कि माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट्स के लिए, माइल्ड के लिए 1-1, 2-2 गोलियां देते हैं, मॉडरेट के लिए 4 गोलियां। सो लेने से हमें 6 दिन से 8 दिन में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं और हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ता है।
और दूसरा है कि जैसे आपने किसी घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, संस्थान में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ एक को कोविड हो गया, संभावना है कि बाकी लोगों को भी आइसोलेशन में रहना पड़ता है, कोविड होने का संभावना पड़ती है। तब इस दवाई लेने से कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव और उसका असर नहीं पड़ते। सो ये सारे है कि इसलिए हमने भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के जरिए पूरा एक अभियान चालू किया, I64, पूरा देश भर में जितना भी हमारा सेंटर्स है आयुष के, और उसके ज़रिए और सेवा भारती के सहयोग से जन मन तक जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उनका संपर्क में जो आता है, असिम्टोमेटिक है, उन लोगों को ये दवाइयाँ फ्री भेजने का एक अभियान चालू किया। बिल्कुल सर, ये आयुष 64 के बारे में आप बताइए तो क्या होता है इस दवाई में, किस तरीके से मदद करेगी, ये क्या होगा? नहीं, ये तो एक इंग्रेडिएंट है क्लिनिकल ट्रायल से आयुर्वेद में जो भी हमारा आयुर्वेद दवाइयाँ हैं उसको मिक्स करके यहाँ बताया गया है। सर किस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब कि अगर कोई आता है क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जैसे अभी सेंटर्स कब से खुले हैं, क्या होने वाला है? 2 दिन से खुले हैं, अभी इससे आज से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और उसमें क्या है कि हम माइल्ड पेशेंट्स के लिए दिन में 2 गोलियाँ खाने के बाद सवेरे और दोपहर में, मॉडरेट के लिए 4 गोलियाँ देने के प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मिनिमम 10 डेज़, मैक्सिमम 20 डेज़ तक भी हम लेने के लिए 10 दिन का दवाई देते हैं। एक आगे तो एक बॉटल में 40 है, 40 दवाइयाँ हैं, उसमें हमने एक दिन दे दिया तो की बॉटल में हाँ 40 दवाई है। सो इसमें हो सकता है 20 दिन का दवाई हो जाएगा, दिन में 2 है तो। बिल्कुल। तो सर मतलब कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी होंगे सेंटर पे, अगर किस तरीके के व्यक्ति पहुँच के? उनका RT-PCR का जो उनका रिलेटिव्स, पेशेंट्स के आने की ज़रूरत नहीं, उनका कोई रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, वो RT-PCR का रिपोर्ट लेकर आया और उनका आधार कार्ड लेकर आया, हम उसको दवाई भेजते हैं। दवाई देंगे। और कैसे कैसे ले सकते हैं दवाइयाँ, क्या है दिन में अगर आप? नहीं, उसमें मैंने बताया इनका ये एक माइल्ड के लिए सवेरे और खाने के बाद 1, रात में खाने के बाद 1-2 गोलियाँ लेना है। मॉडरेट के लिए 3 या 4 वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हम आयुर्वेद डॉक्टर से भी बिठा देते हैं, तब है तो हम उसको फ़ोन में कांटेक्ट करके उनको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। बाद में एक फॉर्म है, हम उसको फॉलोअप करते हैं, सिर्फ दवाई देकर चुपचाप नहीं बैठते हैं। उसके बाद फॉलोअप करते हैं, कुछ और भी चाहे तो हम आयुर्वेद के और कुछ चाहे तो उनको हमारा इंस्टीट्यूट योग इंस्टीट्यूशन है, सो उनका लिया तो हमने ऑनलाइन फ्री योगा क्लासेस भी देते हैं उनको, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सारे। तो पूरा फॉलोअप चलता है। तो देखिए ये वो पॉलीहर्बल दवा जो अब एक आयुर्वेदिक जो ट्रायल्स के बाद सामने आई है, और अब इसके सेंटर्स दिल्ली में बहुत सारी जगह पर हैं जहां पर लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और अब अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखाकर आगे के जो उसकी जो आप समझिए जो टैबलेट्स हैं, जो बॉटल्स बनाई गई हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्होंने लेने के लिए अब जो जद्दोजहद है वो भी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में बहुत से सेंटर्स हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस आयुर्वेदिक लड़ाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ट्रायल्स हो सकते हैं, तो इस पर तो भरोसा किया ही जा सकता है। और जो होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा चिंता है, उनके लिए एक रामबाण और तैयार हो चुका है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.